नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही भारतीय राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जिससे सियासत को पूरी तरह से गर्मा कर रख दिया, या फिर यूं कह ले कि सभी को झटका दे दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये सब क्या हुआ है और क्यों हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ का इस्तीफा यूं तो स्वास्थ्य कार्डों की आड़ में आया, लेकिन इसके पीछे की टाइमलाइन और घटनाओं का सिलसिला बताता है कि सत्ता के गलियारों में कुछ बहुत असहज घटा है। सोमवार मतलब 21 जुलाई को घटनाक्रम की टाइमलाइन से पता चलता है कि आखिर हुआ क्या था। सूत्रों की माने तो असली फसाद एक जज के खिलाफ प्रस्ताव से शुरू हुआ। यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और धनखड़ ने बतौर सभापति इसे स्वीकार करते हुए इसकी घोषणा कर दी। यही वह पल था जब केंद्र सरकार चौंक गई। दरअसल सरकार को इस प्रस्ताव के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। आमतौर पर ऐसी संवेदनशील कार्यवाहियों में सरकार और सभापति के बीच समन्वय होता है, लेकिन इस बार धनखड़ ने यह कदम सरकार से हटकर उठाया बिना किसी जानकारी के। सरकार का प्लान था कि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा विपक्ष को साथ लेकर, लेकिन धनखड़ की इस घोषणा से पूरा समीकरण ही बिगड़ गया। सूत्रों के अनुसार आनन फानन में प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय हुआ। वरिष्ठ मंत्रियों की बंद कमरे में बैठकें शुरू हो गई। रक्षा मंत्री के कक्ष को अस्थायी युद्ध कक्ष बना दिया गया। राज्यसभा के सांसदों को ग्रुप में बुलाया गया। उनसे गोपनीयता की शपथ लेकर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने सांसदों को बताना शुरू किया कि कैसे उपराष्ट्रपति पिछले कुछ समय से बार बार सीमा पार कर रहे थे। कभी सरकार की नीतियों पर सवाल, कभी विपक्ष को विशेष महत्व। यह नाराजगी धीरे धीरे जमा होती गई और इस प्रस्ताव की घटना आखिरी बिंदु बन गई। फिर जगदीप धनखड़ को बुलाया गया, बातचीत हुई, लेकिन तब तक वह फैसला ले चुके थे। उन्होंने राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप दिया। विपक्ष ने इस घटनाक्रम को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने कहा कि यह सिर्फ स्वास्थ्य कारण नहीं, बल्कि सत्ता के दबाव में लिया गया फैसला है। वहीं शिवसेना, यूबीटी जैसी सहयोगी पार्टियों ने भी कांग्रेस की बयानबाजी पर सवाल उठाए। याद दिलाया कि खुद विपक्ष ने कभी धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग की थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी गलियारों में क्या कुछ हलचल है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि स्वास्थ्य कारणों से दिया है और मैं जगदीप धनखड़ जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत साफ बात करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने कारण बता दिए हैं। उन्हीं कारणों से दिया। विपक्ष का तो काम है तिल का ताड़ बना। मानसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो वो सदन में भी रख सकते थे। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं अभी तो बात कर रहे थे।
तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। तो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अचानक जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, एक चिंता की बात तो है, सब जगह अटकलें लग रही हैं, लेकिन मैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि उनका अधिकार है, ये उनसे आग्रह करूंगा कि उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर दें। अच्छा जो है उनका कार्यकाल रहा है, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व है और किसानों के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सरकार से अलग हटके भी कई विषयों को उठाने का प्रयास किया है, तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि मेरी राय है और मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा एक इतना सीनियर आदमी इस्तीफा दे और उस पर सारी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध ले और फिर वो इस्तीफा जो है तुरंत जो है एक्सेप्ट हो जाए, तो इसके अंदर कुछ है जो पर्दे के पीछे हुआ है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इनके अध्यक्ष के लिए भी चर्चा काफ़ी महीनों से चल रही है, मगर अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। उसके बारे में भी बार बार कहा जा रहा है कि शायद पार्टी और आरएसएस के बीच में काफ़ी इस बात को लेकर खींचतान है। उसके बीच इतनी सीनियर पोजीशन पे बैठे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका अचानक इस्तीफा हो जाना, वो कोई ऐसे बीमार नहीं थे कि वो आईसीयू में एडमिट हों या अस्पताल में हों या बेड रेस्ट पे हों। महामहिम उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब, तो कल 21 से मानसून सत्र आउट था, लोकसभा में भी राज्यसभा में, और मैंने कल उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई बहुत ही सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से कराते देखा, सुना है 1 घंटे तक। और कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था कि महामहिम जी की तबीयत खराब है, बीमार है। और अचानक कल रात में मुझे सुनाई पड़ा तो मैं तो बहुत चौंक गया। अरे अभी तो चला रहे थे बढ़िया, तो और लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य और बीमारी का हवाला दिया है, तो उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी हैं, वहीं कांग्रेस से थोड़ी देर में हमारे साथ मुन्ना खान साहब जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है, इसको लेकर सियासत के गलियारे तो गर्मा ही चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया है। किसी को भी हजम नहीं हो रही है। सभी पीछे कुछ ना कुछ ये लगाकर चल रहे हैं कि कुछ तो राज है। क्या कुछ लग रहा है आपको? पुष्पेंद्र जी, हाँ। पहली बात तो ये है कि श्री जगदीप धनखड़ जी का जो कार्यकाल रहा और जिस तरीके से वो राजनीति में प्रवेश करते हैं और बंगाल के राज्यपाल भी रहते हैं और बीपी सिंह जी की सरकार में मंत्री भी रहते हैं, तो यहाँ तक पहुंचना और इतने उच्च पद पे पहुंचना, उपराष्ट्रपति पद पे पहुंचना, ये किसी के लिए भी गर्व। बिल्कुल। और जिस क्षेत्र से है वहाँ के पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात। आपने ये भी देखा कि भाई जिस राजस्थान की धरती से आते हैं जगदीप धनखड़ जी, उसके बाद में वहां पर भी किस तरीके से जो गांव की जनता है, उनके क्षेत्र की जनता है और उनके जो परिचित हैं, किस तरीके से अचंभित है कि भाई स्वास्थ्य खराब है। और ये भी जानकारी मिल रही है लगातार कि मार्च में उन्होंने एंजियोप्लास्टी भी कराई थी और लगभग 74 ईयर की एज है। तो देखिए ये बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही शर्मसार करने वाली। नहीं केसी जैन जी, इसमें कई बातें हैं, इसमें कई बातें हैं। एक तो ये कि कल जब वो कार्यवाही में मौजूद थे
तो उनको देखकर लगा नहीं कि उनका स्वास्थ्य खराब है। और जो सूत्रों के अनुसार हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो शाम के टाइम सभी सांसदों से मिले भी थे, तब भी किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि उनका स्वास्थ्य खराब है। अचानक से ये जो इस्तीफा दिया है, कई वजह सामने आ रही है कि ये आ रही है कि जस्टिस वर्मा को लेकर जो विपक्ष प्रस्ताव ला रहा था, उन्होंने उसको लेकर मंजूरी दी थी और उन्होंने सरकार से इसको लेकर बात नहीं की। कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, अगर जो मंजूरी देने की बात है, मंजूरी और कौन देगा? सदन के अंदर चर्चा होगी, महाभियोग चलाना है। महाभियोग अगर हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस है, उसके ऊपर महाभियोग चलना है, तो लोअर कोर्ट तो उसके ऊपर महाभियोग को चलाएगी नहीं। ना कोई एक सिंगल सांसद चला सकता है, ना कोई एक विधायक चला सकता है, ना तो सरकार आदेश दे दे कि नहीं महाभियोग चल जाए, केवल प्रधानमंत्री आदेश दे दे, ना तो ये हो सकता है। एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, महाभियोग इसके पहले भी तमाम सारे भ्रष्ट लोगों के ऊपर चला, तो वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, उससे कहीं पे डिग जाना, वो सामान्य प्रक्रिया है, मुझे पता है। लेकिन मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास पुख्ता जानकारी है, ठीक है, मैं भी सूत्रों के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि वहां पर जब ये हुआ, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑफिस में बैठक भी हुई, और बैठक ये समझो कि जैसे सभी सांसद ग्रुप बनाकर पहुंच रहे हैं वहां पर, उनसे साइन भी करवाया जा रहा है कोरे कागज पर, ठीक है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, इस अगर कहीं पे मान लीजिए कोई कारण है या कहीं पे कोई जस्टिस है, कोई जस्टिस कोई फैसला सुना दे और फैसला सुनाने के बाद में इस्तीफा दे देगा, आपने फैसला सुना दिया इसलिए इस्तीफा दे दिया। अरे जस्टिस का काम जीवन में फैसला सुनाना। अब क्या मेरा, वो जब भी इस्तीफा देगा तब कोई ना कोई कार्य करके इस्तीफा देगा, उसके लिए पहले सुनवाई कर रहा होगा, 2 दिन पहले सुनवाई कर रहा होगा। अब उसमें ये हो कि नहीं, फला केस की आपकी सुनवाई कर रहे थे इसलिए इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, अगर उन्होंने स्वयं कहा है, ऐसा तो नहीं कि उनकी तरफ से कोई प्रत्यावेदन गया है, वो कहीं विदेश की धरती पे इलाज करा रहे हैं, उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है, उन्होंने स्वयं एप्लीकेशन दी है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उन्होंने पत्र लिखा है, इस्तीफा उनका स्वीकार हुआ है। तो अगर कोई बीच में मीडिएटर होता तब कहा जा सकता था कि पत्र संदेशात्मक है, किसी ने भेज दिया, किसी ने कर दिया, लेकिन मतलब किसी के स्वास्थ्य को मजाक बनाना, ठीक है, लेकिन बात समझ में ये नहीं आ रही, बात समझ में ये नहीं आ रही कि बीजेपी की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार हालचाल जानने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि इस्तीफे का जो दौर है वो ना आए, इस्तीफे की बात ना आए, डायरेक्ट इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। रविंद्र प्रताप जी, आपको क्या लग रहा है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, 2 तो बहुत संदेहास्पद कारण है। सबसे पहले, इतने बड़ा पद पे बैठा व्यक्ति अपना इस्तीफा एक्स पर दे, तो मुझे लगता है तो लोकतंत्र का अपमान ही है। मतलब वो आदरणीय धनखड़ जी किसी प्रॉपर चैनल से अपना इस्तीफा भी नहीं दे सकते थे, या तो उनसे लिखा के रख लिया गया होगा, तो मजबूर होकर उनको एक्स पे देना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे की तरह, इतिहास की तरह लिखा जाए, पहला विषय हो गया। दूसरा विषय हो गया, जब एक्स पे इस्तीफा आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, चुप्पी हो जाती है, बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री भी जब बोलते हैं तब कहते हैं बड़े बड़े पदों पे रहे, उनके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ नहीं, बड़े बड़े पदों में रहे हैं, बस इतना बोल के निपट जाते हैं वो। ये 2 चीजें बहुत बड़ा संदेह का विषय है। अब बार बार स्वास्थ्य की बात कही जा रही है। जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय सुबह से शाम तक स्वस्थ दिख रहे थे, अचानक से बीमार हो गए, तो जो बीमार हो गए तो क्या आप उनके इस्तीफा को स्वीकार कर लीजिएगा? अगर बीमारी के कारण ही कोई नहीं चला सकता है तो आपका एक स्वास्थ्य का उदाहरण भी दे दूं। आदरणीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, 2003 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और स्टेंटिंग हुई, और उसी के अगले साल प्रधानमंत्री बन गए। 2009 में बाईपास हुआ, फिर प्रधानमंत्री बन गए। तो एक व्यक्ति जिसका बार बार हार्ट का ऑपरेशन हो रहा हो 10 साल तक प्रधानमंत्री रह सकता है, तो क्या आप 4 घंटे ही इंतजार नहीं कर सकते हैं धनखड़ साहब के लिए?
एक पक्ष है। दूसरा पक्ष आइए, बीजेपी इस प्रकार के इवेंट करती रहती जब संसद सत्र चलता है या जब कोई चुनाव होता है, इस प्रकार की इवेंट करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद शामिल रहते हैं, एक काम करते हैं जो लोकतंत्र पे काला धब्बा है। जब कहीं वोटिंग होती रही हो, कहीं भी वोटिंग होगी, तब वो कहीं ना कहीं प्रचार जरूर कर रहे होंगे किसी दूसरे स्थान पे, जिससे वोटिंग को प्रभावित कर सके। ये काम जरूर होता है। अब सवाल क्या था, बिहार में चुनाव चल रहा है, अगर बिहार के चुनाव को प्रभावित करना था तो जो लोग राज्यसभा में जो उप सभापति हैं वो मोदी जी के बहुत प्यारे हैं और जेडीयू के हैं, हरवंश बाबू हैं। और जब धनखड़ जी नहीं रहेंगे तो हरवंश बाबू बैठेंगे, तो बिहार चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, हम संयुक्त विपक्ष ये मांग कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक अलग से सत्र हो जिससे जनता का समय न खराब हो। संसद सत्र जो होता है जनता के लिए होता है। ऑपरेशन सिंदूर में हम सारी स्ट्रेटजी जान सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किया। अब वो घिरी हुई है, बता रही है 16 घंटे करेंगे, ये घंटे करेंगे, वो घंटे करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर से घिरी हुई है। दूसरा, बार बार जो अमेरिका और ट्रंप हस्तक्षेप कर रहे हैं उससे घिरी हुई है, टैरिफ से घिरी हुई है। अभी यूरोपीय यूनियन ने हमारी कंपनी का बहिष्कार कर दिया, एक नायरा कंपनी है करके, वो भी मोदी जी की बहुत नजदीकी कंपनी है। फिर आरक्षण का मुद्दा आने वाला था, जनगणना का मुद्दा आने वाला था जो अब तक नहीं करा पाए 5 साल में, जातीय जनगणना पे आने वाला था, किसानों की एमएसपी पे बात होने वाली थी, महिलाओं के 33% आरक्षण पे बात होने वाला था, बिहार में वोटों की डकैती डाली जा रही है उस पे बात होने वाली थी। इन सब को एक साथ निपटाने के लिए क्या कर दिया, एक बहुत शालीन व्यक्ति को बलिवेदी पे चढ़ा दिया। और ये ठीक रविंद्र जी। अभिषेक अहलावत जी, क्योंकि कई बार राजनीति में देखा गया है और कुछ उदाहरण भी हैं, अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करें तो वो भी एक उदाहरण है। अब जगदीप धनखड़ आप देख सकते हैं, आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो राज है पीछे, और जैसा अभी रविंद्र प्रताप जी ने बताया कि कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी और अब ये इवेंट करके उस चर्चा को पीछे कर दिया, दाब दिया। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई महसूस देती है, पूरी सच्चाई महसूस नहीं देती। हाँ। ये माना जा सकता है कि एक व्यक्ति बीमार चल रहा था, पिछले दिनों वो नैनीताल में एक भाषण देने के दरमियान बेहोश भी हो गए थे, उनकी उम्र भी हो गई है, और एंजियोप्लास्टी, ये रविंद्र जी सही कह रहे हैं कि बहुत से लोग इस तरह की बीमारियों के साथ भी कार्य करते रहते हैं, परंतु ये देश के लिए क्या हित में है? मेरा ये मानना है, जब हम अपने लिए कोई व्यक्ति, आप बताइए, जब आप सरकारी सेवा में होते हैं तो 60-62 साल की उम्र के बाद टीचर को भी रिटायर कर दिया जाता है। मेरा मानना तो यह है कि पॉलिटिशियंस की एज और कम होनी चाहिए रिटायरमेंट की। पर चलिए, अगर वो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है, अपने कार्यकलापों को करने में सही महसूस कर रहा है, तो वो अपना कार्य 75 तक करे, 80 तक करे, 90 तक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कोई व्यक्ति अपनी बाकायदा चिट्ठी लिख के और राष्ट्रपति जी को भेजता है, देखिए वो कोई ट्विटर से पहले, ट्विटर पे तो 9:30 बजे आई है, उससे बहुत पहले राष्ट्रपति जी के यहाँ वो पहुंच चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये उसमें चिट्ठी में क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का भी और इन सब का भी, और नियम के हिसाब से मैं अपनी सेहत का वो करते हुए इस्तीफा देना चाहता हूं। इस बात में कोई बुराई नहीं है, कर सकता है कोई भी व्यक्ति, परंतु सवाल जो शंका है वो केवल टाइमिंग की वजह से है। जो रविंद्र जी ने बात कही उसमें सत्यता अगर कहीं आती है तो वो यहाँ पे मैं उनसे ये मानता हूं कि टाइमिंग क्या है, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करती है। आप एक बात देखिए, जैसा कि बातें कही गई, देखिए धनखड़ साहब के ऊपर अपोजिशन ने जिस तरीके से हमलावर रही है, कई बार तो आपने ये महसूस किया होगा कि मोदी जी और अमित शाह के पीछे भी इतनी बुरी तरह नहीं पड़ी जिस तरीके से धनखड़ जी के साथ विपक्ष का व्यवहार रहा। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए थे। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उनके ऊपर इस तरीके से उनकी मोकरी, उनका मजाक तक उड़ाने की कोशिश करी, और जबकि वो व्यक्ति हाईली एजुकेटेड, जमीन से उठा हुआ एक किसान का बच्चा राजस्थान से आया और उसने धीरे धीरे मंजिलें पार करते हुए भारत के एक सर्वोच्च पदों में से एक तक पहुंचा।
उनका कोई सम्मान नहीं। उन्होंने हमेशा नियमों में, जिस भाषा में अगला व्यक्ति समझता था, हिंदी में, इंग्लिश में, बाकायदा बड़ी सभ्यता के साथ हर व्यक्ति को उसी की भाषा में समझाया। परंतु इस तरह के, जिस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है और जिस तरह का बिहेवियर अपोजिशन का होता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपोजिशन अपनी बात रखना तो चाहता है, बाहर निकलते ही वो अपनी सारी बातें रखते हैं, पर जैसे ही संसद हम भी बैठ के देखते हैं, संसद टीवी को हम भी देखते हैं, अपोजिशन का काम केवल और केवल क्या शोर मचाना रह गया है कि हम लोग जब देखते हैं हमारा दिल दुखता है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से संसद चल रही है। आज स्थिति ये आ गई है, धनखड़ साहब के साथ जो अपोजिशन का रवैया रहा, आप देखिए उनके खिलाफ इन्होंने महाभियोग लाने तक की कोशिश करी। आज ये उनके ठीक है अभिषेक जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। एक बड़ी खबर फिलहाल हमारे पास आ रही है, एक बार वो आपको बता देते हैं। एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की ओम बिरला से मुलाकात हुई, एक बड़ी खबर सामने आई है, वो आपको फिलहाल बता देते हैं। ओम बिरला से अमित शाह की मुलाकात हुई है और क्या कुछ अटकलें अब लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जो सियासी पारा गरमाया हुआ था जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, और अब जो ओम बिरला से गृह मंत्री की मुलाकात हुई है, दिल्ली में ओम बिरला के घर पर ये मुलाकात हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की ओम बिरला से ये मुलाकात सियासी अटकलों को और भी ज्यादा तेज करती है और कई मायनों में ये मुलाकात काफी ज्यादा खास भी मानी जा रही है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद हलचल तेज हो गई थी और अब उस हलचल को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है गृह मंत्री और ओम बिरला की इस मुलाकात ने। तो सीधे अपने चर्चा की तरफ रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, क्योंकि अभी ये मुलाकात भी हुई है, क्या कुछ और अटकलें तेज हो सकती है? देखिए, भाजपा है, भाजपा में इस समय एक लिम्बो देखने को मिल रहा है। आप देखिए कितने समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होने वाला है। यूपी के इलेक्शन के होने के बाद से ही, लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद से ही सुनने में आ रहा था कि यूपी में अध्यक्ष चेंज होगा। परंतु दुर्भाग्य ये कि अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक तरीके से जाम हो गई है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही। ऐसा लगता है कि आज ये जो धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ है, इससे एक चेंज की लहर शुरू होगी। इस तरीके के कयास बीजेपी के सर्कल्स में लगाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे ये पुरानी टीम जो है 27 तक चेंज करने की आशंकाएं, सूत्रों से मैंने भी इसी तरीके से सुना है। परंतु एक बात जो आपने कही कि जगदीप धनखड़ जी अपोजिशन के लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, तो वो क्या गलत कर रहे थे? अगर यही उनकी गलती थी और इसी वजह से उनको, मतलब ये जो बेसमय की जो उनका रेजिग्नेशन है, ये शंका खड़ा करता है। और जो ये सवाल इस समय सोशल मीडिया पे बीजेपी की ही सर्कल्स में और जाटों के बीच में ही मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि दो फाड़ हो गए हैं। ऐसे लोग जो आज तक ये कहा करते थे कि जगदीप धनखड़ तो बीजेपी का दलाल है, ये जाट नहीं है, उसका जाति प्रमाण पत्र जिन्होंने फाड़ दिया था, वो अब धनखड़ जी के गीत गाते नहीं थक रहे। वो धनखड़ जी आज की तारीख में उनके सबसे प्रिय हो गए हैं। विपक्ष की पार्टियों के भी आज की तारीख में वो सब प्रिय हो गए हैं। उनके लिए ऐसे ऐसे फूल बरसाए जा रहे हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। जयराम रमेश जी जैसे व्यक्ति उनके लिए ऐसी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। परंतु ये अब क्यों, वो अचानक से इनके इतने प्रिय कैसे हो गए, जब ये कल तक उनके ऊपर महाभियोग लाने के लिए पूरी ताकत लगा के बैठे थे। आज तक के इतिहास में भारत में, आजाद भारत में किसी भी उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि अपोजिशन विफल रहा,
परंतु उन्होंने उनको कितना ज्यादा एक तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करी। देखिए, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उसका पद जो होता है, उपराष्ट्रपति का एक सम्मान होता है। माननीय जो जगदीप धनखड़ जी थे, वो हमेशा यही कहते थे कि मुझे अपने मान सम्मान से मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि मैं जिस पद पे आसीन हूं उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। ये मैं बड़े खुशी से, बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जगदीश धनखड़ जी ने न केवल वीपी के पद की गरिमा बनाए रखी, मैं इससे एक कदम जाके कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से वीपी के पद की एक गरिमा बढ़ी है। आज तक के इतिहास में जिस तरीके के मुद्दे उन्होंने उठाए, जुडिशियल ओवररीच के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपने पक्ष रखा और एक चर्चा के लिए उन्होंने स्थान खोला। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, आपको याद होगा जब भारत सरकार कृषि कानून लाई थी, तो खासतौर से जाट नेताओं में और ऐसे बहुत सारे नेताओं में जो किसानी से जुड़े हुए हैं, वो डरे हुए थे, वो एक तरीके से बयान देने में हिचकते थे। ठीक है, वो शुरुआत से भारत सरकार के साथ उसमें खड़े रहे और जब भारत सरकार ने इसे वापस लिया तो उन्होंने भारत सरकार को क्वेश्चन करने में भी पीछे नहीं हटे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मुन्ना खान साहब जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान साहब, पहला तो मैं आपका कमेंट ही चाहूंगा, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? सवाल उसके बाद करूंगा आपसे। देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि आज देश ये जानना चाहता है कि आप एक देश एक कानून की बात करते हो और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं होता, और उपराष्ट्रपति के सेहत के खराब की बात तब सामने आती है जब सत्र शुरू हो चुका होता है। दूसरी बात ये है कि जेपी नड्डा का विकल्प मोदी जी ढूंढ नहीं पा रहे। अब उपराष्ट्रपति किसको बनाएंगे? नीतीश कुमार को। अगर सेहत का हवाला जगदीप धनखड़ का दिया जा रहा है तो क्या नीतीश कुमार जी का सेहत ठीक है? ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, और ये सवाल मैं समझता हूँ इनके जवाब अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। अब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया वो टाइपिंग करके दी या ये पहले से इस्तीफा इनका तैयार था? क्या उसने अपने मर्जी से दिया या किसी दबाव में लिया गया? बहुत सारे ऐसे सवाल है, और ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है ये पार्टी दो ही लोगों के बीच रह गई है, शाह और शहनशाह। मैं समझता हूँ तीसरा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो अपने मर्जी से इस पार्टी को सलाह दे, खींचे, या इस पार्टी में कोई अपनी बात रख पाए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसी तरह हिटलर और मुसोलिनी की तरह दो ही लोगों की बात चल रही है, शाह और शहनशाह की। अब आप देखिए किस तरीके से जगदीप धनखड़ को हटाया गया, और जगदीप धनखड़ का इस्तेमाल, अभी हमारे मित्र ने, अभिषेक जी ने बहुत सही कहा कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तेमाल जब जाट और गुर्जर समुदाय के किसान लोग जब धरने प्रदर्शन कर रहे थे तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ जी को ही आगे किया, और उस आग पे पानी डालने का काम जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी वो उन्होंने बखूबी निभाई। तो ये बात हो गई कि अगर किसी सब्जी में टेस्ट बढ़ाना हो तो तेज पत्ता डालिए, सब्जी के टेस्ट आते ही जब सब्जी खाने बैठिएगा तो सबसे पहले उसी तेज पत्ता को हटाया जाता है। आज ये सिद्ध हो गया। अब आप समझिए। दूसरी बात, संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया, मैं तो ये नहीं समझूंगा कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया होगा। जगदीप धनखड़ का जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया, कहीं न कहीं आज जाट समुदाय में एक आक्रोश है कि सत्र शुरू होते ही उनका इस्तीफा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या थी। क्या उसे अब पता लगा? जब सत्र शुरू हुआ तो पता लगा कि उनकी सेहत खराब है? क्या इससे पहले उनके पास जानकारी नहीं थी? 75 साल के राग अलापने वाले अब क्या करेंगे? देश के उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? ठीक है खान साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, जेपी नड्डा जी, क्या विकल्प है इनके पास? भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक अहम सत्र शुरू हुआ जिसमें गहन मुद्दे उठने थे, इसमें सवाल जवाब होना था, उसके बीच आप एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब इस्तीफा ले लेते हो। देशवासियों को आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है खान साहब, अब सवाल ये उठता है क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया था बीजेपी का प्रवक्ता, उन्हीं के खिलाफ विपक्ष लेकर आया था अविश्वास प्रस्ताव। उनके बोलने पर भी विपक्ष की तरफ से बार बार कमेंट किए जा रहे थे, काफ़ी चीज़ें थी, और आज उसी विपक्ष को जगदीप धनखड़ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जयराम रमेश उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि मैंने खुद उनसे फ़ोन पर बात की, उनके स्वास्थ्य का
हालचाल जाना, तो ये इनके इस्तीफे के बाद याद आया आपको। और यहां तक भी कहा जा रहा कांग्रेस की तरफ से कि विपक्ष और विपक्ष को बोलने का बराबर मौका दिया गया, जबकि उनके ऊपर विपक्ष लगातार सवाल उठाता था। मैं जवाब दे दूं। देखिए, सवाल जगदीप धनखड़ जी के प्रवक्ता होने का नहीं है। सवाल जो विपक्ष है वो एकजुट हुआ इसलिए है, और एकजुट हुआ पड़ा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा हो, चाहे वो व्यक्ति आप हो या मैं हूं या पैनल में बैठे कोई भी व्यक्ति हो या देश के 146 करोड़ जनता हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो विपक्ष का काम है कि मजबूती के साथ आवाज उठाए। जब वो प्रवक्ता बीजेपी के थे तो कहा जाता था, लेकिन जब उसके साथ गलत हुआ तो जो जितने भी गठबंधन के लोग हैं, गठबंधन के नेता हैं, और खास करके हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी आज उनके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि जगदीप धनखड़ जी के साथ गलत हुआ, और गलत के साथ विपक्ष सदैव खड़ा मिलेगा आपको। चाहे वो महिला की बात हो, नेता की बात हो, राष्ट्रपति की हो, उपराष्ट्रपति की हो, चाहे देश की जनता की हो, चाहे देश के 146 करोड़ की बात हो। आज विपक्ष ये बात पहुंचाने पे जुड़ा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से पहले की थी, अब वो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। इसके कई ऐसे प्रमाण हैं, वो प्रमाण साबित करते हैं कि जो 2014 वाली 14 से पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली भारतीय जनता पार्टी थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जमीन और आसमान का समान अंतर है। जो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने देखा किस तरीके से संसद भवन में राष्ट्रगान के साथ शुरुआत होती थी, लेकिन आज उसी संसद भवन में गाली गलौज, मुल्ले कटमुल्ले, आतंकवादी, पता नहीं किस किस शब्द का इस्तेमाल होता है। आज लोकतंत्र के मंदिर को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शर्मसार करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ ये इतिहास में एक उदाहरण बन के रह जाएगा कि कभी किसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में संसद भवन के अंदर इस तरीके से गाली गलौज हुआ करता था। नहीं, खैर, अब आपने राष्ट्रगान की बात की तो उससे ये फिलहाल भी शुरुआत उसी से होती है। खैर, केसी जैन जी, अभी कई तरीके के आरोप भी लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। रविंद्र प्रताप जी ने भी लगाए, मुन्ना खान साहब ने भी लगाए। जैन साहब, आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। जैन साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? हाँ, मिल रही, बोलिए। देखिए, जिस तरीके से आज उनकी बीमारी पर मजाक बनाया जा रहा है पुष्पेंद्र जी, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। और उसको इवेंट कहने से भी समाजवादी पार्टी के साथी नहीं चूक रहे। अरे शर्म करिए, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग होगा 70-75 साल का, बीमार हो जाएगा, उसको कहेंगे इवेंट कर रहे हैं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री पद उन्होंने क्यों नहीं ग्रहण किया? बेटे को गद्दी क्यों सौंप दी? कोई विरासत है क्या? कोई प्रॉपर्टी है क्या? किसी और को बना दिए होते मुख्यमंत्री अगर उनको नहीं बनना था। उनका तो स्वास्थ्य भी ठीक था, क्यों छोड़ के भाग गए थे मुख्यमंत्री पद को? और एपीजे अब्दुल कलाम साहब, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उनका स्वास्थ्य कैसे खराब हुआ था? स्पीच देते देते, भाषण देते देते मन से गिर गए। स्पीच देते देते कार्यक्रम। तो देखिए किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है किसी की बीमारी का। और अभी कांग्रेस के साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आपने उनको ये भी बताया कि भाई जयराम रमेश जी ने स्वयं बात की उनसे। जयराम रमेश जी ने क्या बात की? कम से कम मुन्ना सिंह जी को उनको बता देना चाहिए था, या मुन्ना सिंह जी को उनसे पूछ लेना चाहिए था कि आपने इस्तीफा दिया कि जबरन ले लिया गया? जबरन ले लिया गया तो कांग्रेस हल्ला बोल कर देगी, संसद में जाम कर देगी, आप आइए बैठिए। तो ये सब बातें उनको कहनी चाहिए जयराम रमेश को, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने किया था सन 1975 में आपातकाल लगा करके, कि उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके आपातकाल लगा करके 2.5 साल तक जबरन प्रधानमंत्री बनी रही। वैसे ही उनको कहना चाहिए कि हम आपातकाल लगा देंगे देश में, आप बैठिए। और कहता है आपका स्वास्थ्य भाई। ये जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कि किसी के स्वास्थ्य का मजाक उड़ा रहे हैं, हद हो गई।
और आज ये इतने गंभीर दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सदन के अंदर बैठ के आग बांटने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो सदन के अंदर कहते हैं हिंदू का मतलब अस्तित्व, हिंदू का मतलब हमलावर करने वाला, हिंदू का मतलब हत्यारा, हिंदू का मतलब आतंकी, हिंदू आतंकवाद जैसे सब देने वाले लोग आज बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहे सदन के अंदर ये होता है, वो होता है, कटगुल्ला इस्तेमाल होता है, गुल्ला इस्तेमाल होता है, आतंकवादी इस्तेमाल होता है। अरे क्यों ना इस्तेमाल हो, जो जिसला होगा उसको वैसे इस्तेमाल किया जाएगा। आप बैठ के आंख मारेंगे तो क्या वो बात खत्म हो गई क्या? राहुल गांधी सदन के अंदर जब चर्चा हो रही होती है बैठ के आंख मारते। अच्छा ठीक है जैन साहब, ठीक है जैन साहब, इसमें जैन साहब, हाँ जैन साहब एक सवाल और है, क्योंकि मान लेते हैं कि स्वास्थ्य के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है वो राज्यसभा में आ गया, लोकसभा में जो विपक्षी सांसद हैं उनके हस्ताक्षर भी लिए गए, ठीक है, हालांकि जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उन्होंने नहीं किए। अब इस पर कार्यवाही होगी? देखिए, एक सदन की प्रक्रिया है महाभियोग लाने की, वो पूरी की पूरी कार्रवाई बिल्कुल पूरी होनी चाहिए और पूरी होगी भी। और रही बात ये कि मान लीजिए स्वास्थ्य खराब है, इसको मान लीजिए नहीं कहा जाता, क्योंकि मानने ना मानने का प्रश्न कौन तय करेगा भाई? राहुल गांधी तय करेंगे कौन बीमार होगा कौन नहीं बीमार होगा। राहुल गांधी तय कर लेते कि एपीजे अब्दुल कलाम की मौत नहीं होगी, वो भाषण देते हुए उनकी डेथ नहीं होगी, राहुल गांधी तय करेंगे क्या? या अखिलेश यादव जी तय करेंगे? अरे मतलब शर्म नहीं आती है। इवेंट कह रहे हैं किसी की बीमारी को, तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा, हार्ट पे पड़ा होगा, उसको इवेंट कहोगे? ग्लूकोज बोतल चल रही होगी, हार्ट का ऑपरेशन चल रहा होगा, उसको इवेंट कहोगे? बाहर आके मिठाइयां बांटेंगे? रविंद्र जी, इनके घर में ऐसा होता होगा, समाजवादी पार्टी में ऐसा होता होगा कि भाई कोई हार्ट पे पड़ा हो, कोई बीमार हो, कोई ग्लूकोज की बोतल चल रही हो, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो, ये बाहर आके मिठाइयां बांटेंगे, कहेंगे भाई बहुत बढ़िया इवेंट चल रहा है। ये काम समाजवादी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गद्दी अपने बेटे को सौंपी। नहीं, अभी रविंद्र जी यही बात तो कह रहे थे, रविंद्र जी यही बात तो कह रहे थे कि काफी मुद्दों पर चर्चा होनी है और अब अचानक से जो इस्तीफा बीच में आ गया तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो, ये सामान्य बात, अगर सामान्य तरीके से इस्तीफा दे देते या वो नहीं जाते तो अलग बात। आप बात नहीं समझ पा रहे हैं जैन साहब, बात ये है दरअसल कल जो देखने को मिला वो बिल्कुल स्वस्थ थे और वो बेशक आज ना आते, ठीक है, पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन ये जो अचानक से इस्तीफा दे दिया ना, तो इस वजह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ये कौन तय करेगा? क्या वो कोई सजा याफ्ता मुलजिम है क्या कि वो आकर के बेड पे भर्ती हो जा रहे हैं, जेल से आके बेड पे भर्ती हो जा रहे हैं, जो कहते हैं मैं बीमार हूँ? ये ऐसा तो है नहीं, लालू प्रसाद यादव जी तो है नहीं वो कि भाई जेल से बाहर आना है, पैरोल पे कहते मैं बीमार हूँ और फिर आके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। ये विपक्ष के वो लोग हैं जो बता रहे थे, अभी रविंद्र जी बिल्कुल सही बात बता रहे थे, घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री बने हुए, और दूसरे को क्या बताएंगे कि वो तो विदेश चले गए, देश को संभालेगा, विदेश क्यों? अच्छा ठीक है, अभी कोई किसी तरह की रिपोर्ट, अभी किसी तरह की उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट सामने आई है क्या? ट्रांसफर हो रही है, बदलिए बैठे जैन साहब, अभी किसी तरह की कोई उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट सामने आई है? भाई अखिलेश यादव तय करेंगे कौन बीमार होगा। अरे जैन साहब, मैं बोल रहा हूँ उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की रिपोर्ट अभी सामने आई है क्या? देखिए, ये वो स्वयं तय कर रहे हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ ना, वे स्वयं तय कर रहे हैं, वो स्वयं तय कर रहे हैं, आप भी तय नहीं कर सकते ना कि कार्यक्रम के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे, एंजियोप्लास्टी उनकी हो चुकी है, 75 ईयर्स एज है, और ज्यादा आपत्ति है तो कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने स्वयं उनसे फोन पे वार्ता की, आप बता रहे हैं, आप उनसे चर्चा कर लीजिए क्या बात है, वो बीमार है कि नहीं है। चलिए ठीक है। अरे वो तो इससे विपक्ष तो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो लालू प्रसाद, रविंद्र प्रताप जी, वो जगदीप धनखड़ जी ना हो करके वो लालू प्रसाद यादव हो, उनको जेल से बाहर आना है पैरोल पे, इसलिए वो नाटक कर रहे हैं बीमारी का। वो लालू प्रसाद यादव नहीं है जो सजा याफ्ता बोलती है उनको जेल से बाहर आना है, वो जगदीप धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं देश के। तो समझो पार्टी अभी तक सम्मान नहीं करती थी, जो अपमानित करती थी, उनके जाति और धर्म पे सवाल उठाती थी, पार्टी का दलाल बताती थी, आज वो घरियाली आंसू बहा रहे। यही काम तो है
राजनीति के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये लोग। चलिए ठीक है, रविंद्र जी आप जवाब दे दीजिए। पता चलेगा कि बीमारी क्या होती है। रविंद्र जी, क्योंकि कई बार देखने को भी मिला जब जगदीप धनखड़ जी का स्वास्थ्य खराब भी रहता था तो भी वो आते थे। किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, वह देश की जनता चुनती है। लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि वह व्यक्ति इस्तीफा क्यों दिया। अगर उसका कोई कारण भी बता दिया जा रहा है, बिना कारण बताए चले जाते तब तो ठीक था। कारण बताया जा रहा है, स्वास्थ्य जैसा कारण बताया जा रहा है, तो जनता यह जानना चाहती है कि उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। और मुझे नहीं लगता है कि इस विषय को अगर हम जानना चाहते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी बात करनी चाहिए कि जो जनता के मन को आहत करे। अब आते हैं इवेंट से बड़े पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बहुत ज्यादा इवेंट से पीड़ित हैं। कौन सा इवेंट नहीं किया है इन्होंने आज तक, ये बता दीजिए। अरे शर्म करिए, एक व्यक्ति जिसने कभी भी एनसीसी में अटेंड नहीं किया हो, स्काउट गाइड नहीं किया हो, वो सैनिक का ड्रेस पहन के और ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार कर रहा हो, यही इसी को इवेंट बोलते हैं। अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है। भारतीय जनता पार्टी यूज करने के बाद थ्रो करती है, वो चाहे बाहर से आया व्यक्ति हो चाहे अपने लोग हों। अब अपने लोगों का उदाहरण देता हूँ। संस्थापक थे प्रोफेसर बलराज माधव आडवाणी जी, दोनों लोगों को निकाल के बाहर किया। नानाजी देशमुख, गोविंदाचार्य जी, कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इनको बाहर कर दिया। अब एक रही जाट नेताओं में, जाटों में इनका कुछ भी स्थापना नहीं हो पाती थी। तो सतपाल मलिक जी जिन्हें जब रास्ता पकड़ा किसानों का और सत्य बोला, तो सतपाल मलिक जी को सीबीआई जांच करके और जांच में फंसा दिया। अब उसी अगर जाट की बात करते हैं तो उसी बिरादरी में जगदीप धनखड़ जी आ जाते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी के ऊपर आरोप लगा दिया इन्होंने, और अभी आरोप लगाएंगे ये लोग। और जगदीप धनखड़ जी का कैसा योग किया, इतने जगदीप धनखड़ जी हम सैनिक स्कूल के हैं, हमारे सैनिक स्कूल के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के एक चिरमौर थे जगदीप धनखड़ जी और नेफियोरियो जी। तो जब ये इनको उपयोग किया गया और इतना आपने क्या किया, व्यवहारिक रूप से इतना सौम्य उपराष्ट्रपति आज तक नहीं दिखा होगा। वेस्ट बंगाल में इनका दुरुपयोग किया गया, उपराष्ट्रपति रहते हुए इनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जब मौका आया तो एकदम ठीक सतपाल मलिक जी का उठा के बाहर फेंक दिया। हम विपक्ष में थे, जब हम सदन में बैठते हैं तो जब हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, देश की जनता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम बोलेंगे। लेकिन आज अगर एक सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र कर रही है और गैर संवैधानिक तरीके कर रही है, तब भी हमारा अधिकार है कि हम जनता तक वो मैसेज पहुंचावे कि संवैधानिक पद पर बैठा आदमी जो पूरी तरीके से निष्ठावान था, वफादार था भारतीय जनता पार्टी का, आज उन्होंने दुर्गत कैसे किया प्रोफेसर बलराज माधव की तरह। तो हम करते रहे हैं और करते रहेंगे जी। धन्यवाद। ठीक है मुन्ना खान साहब। क्योंकि अभी जैन साहब ने तो काफी आरोप लगा दिए उल्टा विपक्ष पर ही। देखिए, इनका काम है आरोप लगाना। मैंने पहले भी कहा कि ये प्रेजेंट टाइम पे सवालों के जवाब नहीं देते। अभी आपने एक साधारण सी बात पूछी कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों लिया गया। ये बात करते करते कभी ताजमहल चले गए, कभी लाल किला चले गए, कभी आगरा चले गए, कभी 1975 पे चले गए, कभी इंदिरा गांधी जी पे चले गए। ये सवाल के जवाब नहीं दे पाए। ये इनके पास इस सवाल के जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से नेताओं का यूज एंड थ्रो ये होता है, ये कई ऐसे उदाहरण है। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, उमा भारती हो, कई ऐसे लोग, एक लंबी फहरिस्त है। अगर गिनाऊं तो लगभग 50 से 60 लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी ने यूज और थ्रो किया है, उसका इस्तेमाल किया गया। सवाल ये है कि आज आपको इन सवालों पे
जवाब देने पड़ेंगे। हाँ, कि आखिर और खान साहब एक बात और है, खान साहब ये घटनाक्रम हुआ ठीक है, लेकिन विपक्ष आखिर क्यों लोकसभा में हंगामा करने से लगा हुआ है? आज दूसरा दिन था जो हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, बेशक वो कोई भी मुद्दा हो। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने बोल दिया कि लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होगी और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा करने को तैयार है। लेकिन फिर भी ये देखने को मिल रहा है कि क्या विपक्ष खुद ही हंगामा करने को मजबूर है, चाहता नहीं है कि चर्चा हो? तब तक कुछ और मुद्दे हो सकते हैं, उन पर चर्चा कर ली जाए। देखिए, चार पांच सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है। मुद्दे के दौरान देश के प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, पता नहीं किन बातों से डरते हैं। लेकिन ये आरोप तो बीजेपी आप पर लगा रही है कि जब भी मुद्दे की बात होती है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड को लेकर, तो जब चर्चा हुई तो राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए वहां। नहीं, सवाल ये है, वक्फ बोर्ड पे चर्चा की बात नहीं है। और राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी। बिल्कुल, उनके सवालों के जवाब इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाना, ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा रहा है कि उन्हें नहीं बोला दिया जा रहा, उनके माइक के आवाज को बंद कर दिया जा रहा। अब बताइए कितने डरपोक है देश के प्रधानमंत्री। 11 साल लगातार और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। गहन मुद्दों पे चर्चा होना था। जिस ऑपरेशन सिंदूर का पूरे हिंदुस्तान में ढोल नगाड़े बजाए गए, आज विपक्ष पूछ रहा है कि कामयाबी आपको क्या मिली, आप बताइए। तो आज ये नहीं बता पा रहे। सवाल ये है कि आप जिस तरीके से कराची हो, लाहौर हो और इस्लामाबाद हो, हम हिंदुस्तान के झंडा फहरा सकते थे, पीओके हमारे भारत में उसका विलय हो सकता था। तो ये क्या वजह थी, किस बात से डर गए? मेन वजह मैं आपको बताता हूँ कि अडानी पे जो 3 मुकदमे जो अमेरिका में चल रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं नहीं, हाँ मैं सीरियस कह रहा हूँ अभिषेक जी, अडानी के मुकदमों के वजह से ये सीज फायर का ऐलान हुआ। आप समझिए, आपने सुना होगा कि एक राजा की जान एक तोते में थी, आज ये राजा का जो जान है ये अंबानी में घुसा पड़ा है। नहीं ठीक है खान साहब, ठीक है। हालांकि मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन अडानी को अमेरिका से भी क्लीन चिट मिल चुकी है, अगर आपको पता हो। बात हमारी पूरी होने दीजिए। 10 साल से लगातार आप पाकिस्तान को पानी पी कर कोसते रहे, और जब उसे जवाब देने का टाइम आया आप दुम दबा करके निकल लिए। खान साहब, ये भारत की गरिमा आपने रखी है पूरे विश्व में। अच्छा, अब आप मुझे जवाब दीजिए, पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, दुम दबा के निकले हैं? नहीं, ये दुम दबाना ही हुआ। 24 घंटे के बाद सीज फायर का ऐलान देश के प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री के फूफा डोनाल्ड ट्रंप जो कार्रवाई हुई 24 बार, आप सुने तो जनाब, लगातार 24 बार उन्होंने कहा है कि हमने व्यापार का हवाला देकर के युद्ध विराम करवाया है। और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहा है। अरे कोरिया विरोध कर सकता है, दक्षिण कोरिया विरोध कर सकता है, छोटे छोटे देश विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री आपके साथ नहीं कि एक शब्द बोल रहे। भारत के प्रधानमंत्री की साथ नहीं है कि एक शब्द बोल रहे। ठीक है अभिषेक अहलावत जी, ठीक है खान साहब, अभिषेक अहलावत जी जी चर्चा पे वापस आते हैं। धनखड़ जी के इस्तीफे पे आते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वरिष्ठ नेता को किसी महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था। उन्हें कांग्रेस मुख्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया गया था। नरसिम्हा राव जी की जो मृत शरीर था उसको कांग्रेस मुख्यालय में घुसने तक नहीं दिया गया था। आप कह रहे हैं ना कि बुजुर्ग पुराने बढ़िया नेताओं के साथ क्या होता है। और रविंद्र जी सपा के बारे में नाई के हलवाएं, तो मैं बहुत छोटा भाई हूँ, ज्यादा नमक गिर जाएगा आपके ऊपर। ये हमेशा से होता आया है कि जो सीनियर लीडर हो जाते हैं वो कभी ना कभी तो उन्हें जाना ही पड़ता है। आडवाणी जी बहुत रिलक्टेंट थे, जाना पड़ा। स्वयं मुलायम सिंह जी भी बहुत रिलक्टेंट थे। जैसे कि लड़ाई हुई दोनों बाप बेटों के बीच में, सिंबल के ऊपर लड़ाई हुई कि नहीं हुई, ये सारी दुनिया में जगजाहिर है। और कांग्रेस पार्टी के तो कहने ही क्या है, मैं तो कहते हुए डरता हूं, ये शरद पवार जी भी कांग्रेस के ही थे।
अगर कोई झगड़ा नहीं था सोनिया गांधी जी से तो ये एनसीपी बनती ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करने वाली माननीय ममता बनर्जी वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस के बैनर तले लड़ते हुए ही उन्होंने कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंका। वो आप लोगों के यहाँ कभी नेता बन नहीं सकते थे, इस वजह से उन्हें अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। अभी लेटेस्ट बीजेपी के हीरा आसाम के जो सीएम है, आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट जीत के दे दिया कांग्रेस के लीडर ने, हेमंत विश्व शर्मा जी। आप ये देखिए कि आप अपनी पार्टी में आप सबको बीजेपी की बड़ी चिंता हो रही है, और मैं कह रहा हूँ कि केसी जैन साहब को तो खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी की चिंता आपसे ज्यादा आपके विपक्षी लोगों को है। खैर, ये बात जहां तक ये कही जा रही है कि एक जाट नेता के साथ ऐसा किया गया कि उनको अचानक इस तरीके से बाहर फेंका गया, ये इल्जाम बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है और इसके ऊपर बीजेपी को स्पष्ट आना चाहिए। देखिए, अगर इसके विषय में मैं अपना विश्लेषण करूं तो सत्यपाल मलिक जी ने जिस प्रकार की भाषा एक संवैधानिक पद पे रहते हुए माननीय मोदी जी के ही कृपा कदमों से उन्हें वो प्राप्त हुआ था, और उस पे रहते हुए जिस प्रकार की वो भाषा इस्तेमाल करते रहे, अगर बीजेपी के अंदर इतनी ज्यादा इस तरीके की खान साहब आपके पास मैं ये विश्वास नहीं करता कि बीजेपी के और मोदी जी के अंदर इतनी दुर्भावना हो सकती है ठीक है माननीय धनखड़ जी के खिलाफ। ठीक है ठीक है ठीक है धनखड़ जी कभी भी पार्टी के ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इलावत जी, मुद्दे से अलग। पहले मुन्ना खान साहब, फिर रविंद्र प्रताप जी आपके पास आ रहा हूँ। मुन्ना खान साहब, देखिए, अभी डॉक्टर अभिषेक जी कह रहे थे कि मोदी जी के कृपा से सत्यपाल मलिक को उपराज्यपाल कश्मीर का बनाया गया। मैं समझता हूँ इतिहास की बहुत ही कम जानकारी है हमारे मित्र के पास। आप पहले जानकारी रखिए, फिर दोनों में बराबरी कीजिए। नहीं, दोनों में बराबरी तब कीजिए, आप इतिहास की जानकारी रखिए। सत्यपाल मलिक के इतिहास को आप जानिए कि सत्यपाल मलिक कौन था और सत्यपाल मलिक आरएसएस से कब जुड़ा और किन किन पदों पे रहा और किन पदों पे रह करके कौन से कार्य किए। जब वो इतने उच्च पद पे बैठे थे उस टाइम देश के प्रधानमंत्री का आता पता नहीं था। अगर प्रधानमंत्री कोई बन गया और आप उपराज्यपाल को कह रहे हो इनके कृपा से बना, तो मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, वो खुद अपने मेहनत और खुददारी और ईमानदारी से बना। आज वो आपको बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल रहे। नहीं ठीक है खान साहब, समय की कमी है। रविंद्र प्रताप जी, खान साहब समय की कमी है, कमेंट ले लेते रविंद्र प्रताप जी से ले लेते। मंत्री है रविंद्र जी आप आ जाइए। एक बात पे मैं विरोध दर्ज कराता हूँ, कोई ना कोई राजनीति में किसी की कृपा से बनता है, लेकिन कदमों की कृपा पात्र, मोदी जी के कदमों की कृपा पात्र से सत्यपाल मलिक, ये बहुत अशोभनीय शब्द है, और जब एक पत्रकार कह रहा हो तो और अशोभनीय हो जाता है। मोदी जी के चरणों के कृपा पात्र से अगर बनना होता तो उनके भाई बन गए होते। प्रहलाद मोदी जी को उन्होंने अरेस्ट करा लिया था लखनऊ में। तो मोदी और सत्यपाल मलिक जी का इतना बड़ा कैरियर था, उसमें 1000 मोदी समा जाएंगे। तो सत्यपाल मलिक जी के लिए अनाक्षेपित टिप्पणी किया है अहलावत जी ने, इसके लिए इनको माफी मांग लेनी चाहिए। अगर ये सत्य है तो सत्यपाल मलिक जी के लिए जो कदमों के कृपा पात्र शब्द का है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। रविंद्र जी, अगर आप अभिषेक जी तो अखबार की प्रति मैं आपको भेज दूंगा। आप प्रति मत दीजिए, आपने कदमों का कृपा पात्र कहा है, ये शोभा नहीं देता है। आप कदमों के कृपा पात्र बनिए, आप कदमों के कृपा पात्र बनिए। सत्यपाल मलिक की स्लाइड नहीं थे, आप कदमों के कृपा पात्र बनिए, प्लीज आप बनिए। आपने गलत शब्द कहा, जस्टिफाई मत करिए। ठीक है, जैन साहब शब्द कहा, जस्टिफाई मत करिए। जैन साहब लास्ट में देखिए पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार सदन के अंदर विपक्ष उपराष्ट्रपति महोदय का लगातार अपमान करता है, उनकी जात पर, उनके धर्म पर, उनके क्रियाकलापों पर सवाल उठाता रहा। आज ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा? और आज क्या मजबूरी है विपक्ष की, जो कि आज कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य नहीं खराब है, उनको जबर रिटायर्ड किया गया। जो लोग ये कहते रहे कि ये दलाल है भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, आज आखिर घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता क्यों आनी? मतलब राजनीति की ऐसी छितली हो सकती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पे आप इस तरीके की टिप्पणी करें। वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठ जाते हैं, जो पद है उनका, उपराष्ट्रपति महोदय का, राष्ट्रपति महोदय का या राज्यपाल, आप उनको दलों में बांध रहे हैं।
उनको पार्टियों में बांध रहे हैं, उनकी जाति और धर्म के आधार पर गाली दे रहे हैं। भारत देश के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमें अपनी बात को रखने का अधिकार है, माँ बाप व्यक्ति का अधिकार है। नहीं जैन साहब ठीक है आपकी बात, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक हो या फिर जगदीप धनखड़ हो, दोनों ही किसानों की आवाज बेबाकी से उठाते थे। और दूसरा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उपराज्यपाल होते हुए धारा 370 भी हटी। जी देखिए, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति से हट करती, और तब से कब ऐसे मौकों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीमारी पे भी राजनीति हो रही है। किसी को इवेंट दिखाई दे रहा है, किसी को लग रहा है जबरन रिटायर्ड कर दिया गया है, कोई छाती पीट करके विधवा विलाप कर रहा है, जबकि उनकी शादी भी उनसे नहीं हो, लेकिन विधवा विलाप यहाँ पर हो रहा है। मतलब घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। राजनीति के लिए कुछ भी हो सकता है क्या? तो जिस प्रकार से जो राहुल गांधी जी का चरित्र रहा, हिंदुत्व को गाली देना, सदन में आंख मारना, जिस प्रकार से श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में रहा कि बेटे के मुंह में बेटे को गद्दी दे करके दुनिया से रुखसत हो रहा, वही चीजें। ठीक है। एलावत जी लास्ट कमेंट कर दीजिए आप। लेकिन एलावत जी ठीक है जैन साहब, मैं समय कम। इतना कहना चाहूंगा कि इस हमाम में सब नंगे हैं। जब जिस व्यक्ति की जरूरत पूरी हो जाती है, तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, केवल सोनिया गांधी जी को और उनके पुत्र को छोड़ दें, और समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश जी को, अब तो वही होलसोल है, उन्हें छोड़ दें, तो बाकी बीजेपी इस तरह की पार्टी है, यहाँ हर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके बिना काम नहीं चल सकता। चलिए ठीक है, चाहे वो माननीय मोदी जी ही क्यों ना। ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है, और सभी कोई ना कोई विपक्ष हो चाहे या फिर किसी और पार्टी का नेता हो, कुछ ना कुछ अपना अनुमान लगाने से लगे हुए हैं कि आखिर अचानक से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या कुछ राज है या फिर पीछे कोई साजिश है। काफी सवाल खड़े हुए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।